हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं खास प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। सैयद अली मुश्तबा साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो चेन्नई में रहते हैं और साउथ एशिया के बारे में बहुत खास उनकी नजर रहती है। और वो बहुत से इन मुल्कों के पत्रकारों से भी जुड़े रहते हैं और दुनिया भर के कई ऐसे जर्नलिस्ट ग्रुप्स हैं जिनके साथ आपका राब्ता रहता है। बहुत सी वो खबरें जो मीडिया में नहीं आती वो भी आप तक पहुंच जाती हैं अपने पत्रकारों के दोस्तों के साथ कांटेक्ट करके, बात करके। इस बार जो बात हम करेंगे वो बहुत ही अहम है। अहम इसलिए है कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इमरान खान और सरकार के बीच में, बल्कि ये कहा जाए कि इमरान खान और फौज के बीच में जो टकराव है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है और उससे ऐसा लगता है कि मुल्क कोई बहुत बड़े क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है। अभी तक बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पिछले दिनों इमरान खान ने एक वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाली थी जिसमें बताया था कि तकरीबन 7,500 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 60 लोग बहुत ही शदीद जख्मी हो चुके हैं, 30 लोग मारे जा चुके हैं। ये तकरीबन एक हफ्ते पहले का फिगर है। अब तक और बहुत सी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। उनके बहुत नजदीकी जाने जाने वाले फुआद चौधरी, उनकी गिरफ्तारी भी हमने देखी है, जो आप लोग टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। बहुत ही बेइज्जती के साथ इनके साथियों को गिरफ्तार किया जा रहा है और कुछ लोगों ने तो सियासत छोड़ने का भी ऐलान कर दिया है। उस पर हम बात करेंगे कि आखिर पाकिस्तान में जो वहां के आर्मी चीफ है आसिफ मुनीर, वो क्या चाहते हैं। वहां के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, जिनको इमरान खान अमेरिका की सपोर्ट वाली सरकार कहते हैं, उनकी क्या मंशा है और खुद इमरान खान आखिर क्या चाहते हैं। मुल्क के हालात कहां तक बिगड़ेंगे, क्या होगा, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा म्यांमार से भी खबर है। म्यांमार की सुप्रीम कोर्ट ने आंग सान सूकी की एक पटिशन को कबूल कर लिया है। उस पर क्या कुछ बात होगी, उस पर बात करेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के तहत मीडिया का क्या हाल है, उस पर भी हम बात करेंगे। और हमारे यहाँ कश्मीर में G20 जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसके सिलसिले में भी मीडिया में क्या रिपोर्टें आ रही हैं, विदेशी मीडिया किस तरह से देख रहा है। जनाब सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि पाकिस्तान को अब इस वक्त तक जहां तक पहुंच गए कैसे समझा जाए, मुख्तसर किस तरफ जा रहा है पाकिस्तान। जी बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। और पहले मेरे सामीन को मेरा आदाब, सत श्री अकाल और सलाम वालेकुम। मैं अभी पाकिस्तान को पढ़ रहा था और उसको समझ रहा था। कल मैं एक वो चैट में भी था जो कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो एक संस्था है उसके अंदर मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं इसको अपने सामीन को और आपके माध्यम से कि पाकिस्तान में जो है अभी वो 3 ट्रैक की स्टोरी चल रही है, 3 ट्रैक्स। एक ट्रैक जो ये है कि आर्मी के खेमे में क्या चल रहा है और आर्मी क्या चाहती है, क्या उसका मंशा है, क्या किस तरह से देखना चाहती है। दूसरा जो ऑपोजिशन है उनका पीडीएम, वो जो कोलिशन गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ की, वो क्या चाहती है और क्या क्या उसका मंशा है। और तीसरा जो है वो इमरान खान खुद है जो कि सेंटर ऑफ कंट्रोवर्सी में है और उन्हीं के वजह से जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है वो उन्हीं की वजह से हो रहा है। तो इन तीनों चीजों को समझना जरूरी है अगर पाकिस्तान की हालत को समझना है। तो पहले मैं शुरू करूंगा आर्मी के बारे में कि जो अटकलियां लगाई जा रही थी कि आसिम मुनीर जो है, मैं खुद उसी फेवर में था कि आसिम मुनीर कू करने वाले हैं और वहां पे जो है मार्शल लॉ लगने वाला है। लेकिन एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है हमारा खुद का नजरिया बदल गया, इसलिए कि कुछ जर्नलिस्टों ने, कुछ पत्रकारों ने बहुत सारे सवाल उठाए हमसे और एक आपस में फ्रेंडली चैट में ये डिस्कशन हो रहा था। उसमें जो बात खुल के आई है कि इमरान खान के सपोर्टर जो है वो आर्मी हेडक्वार्टर में घुस गए, ये खबर आई थी और उन्होंने तोड़फाड़ मचाया और उन्होंने आगजनी की और दंगा किया। उस पे जो है आर्मी जो है वो खफा है और आर्मी ये चाहती है कि ये इसको हम जो है पेनलाइज करें, प्यूनिटिव ये करें और उसके जो सरबराह हैं वो इमरान खान है, उनके सपोर्टर हैं। ये कहानी चल रही थी मीडिया के अंदर।
जो हमारे दोस्त है उन्होंने कहा कि आर्मी हेडक्वार्टर, आप जानते हैं कोई आदमी पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं घुस सकता, कोई आदमी पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं घुस सकता, वो तो आर्मी हेडक्वार्टर है। किसने घुसने दिया उसको? कैसे वो अंदर में आ गया? वो जितने भी लोग होते उनको तो बाहर में ही जो है डंडे मार के बाहर निकाल देते। तो इसका मतलब है कि साइलेंट सपोर्ट था इमरान खान का उन आर्मी के व्यक्ति जो लोग थे वहां पे, जो खड़े हुए थे पहरेदारी के लिए, उन्होंने अलाउ किया उनको जाने के लिए। तो एक बात तो ये मुझे लगती हुई नजर आती है कि ये चीजें हैं। दूसरी बात है कि वो किसी बड़े ओहदेदार के घर पे पहुंच गए थे और वो ओहदेदार के घर में वो गए, वो ओहदेदार जो थे वो आर्मी के, वो फोन कर रहे हैं अपने बाहर में जो उनके संतरी बैठे हुए थे, बल्कि दो दो कंपनियां उनकी उनके घर के सामने तीन तीन गाड़ियां रखी थी, मतलब मिलिट्री की, जिसमें नहीं तो कम से कम 60 लोग तो थे ही थे। उन लोगों ने कुछ नहीं किया। उन्होंने जो घर से वो अपने अंदर से जो है वो ऑर्डर दे रहे हैं, उनके ऑर्डर को नहीं माना। और जो दंगाई थे ये घुसे और जनरल साहब का एक फुल पैंट जो है वो सूख रहा था हैंगर में, उसको इन्होंने ले लिया हाथ में और एक डंडे से उसको लगा करके परचम बना करके उसको घुमाते रहे। वो ये दंगाइयों ने किया है। ये मैं ऑन ग्राउंड की रिपोर्ट बता रहा हूं। और हेडक्वार्टर के अंदर ही जो है वो जो जनरल लोग हैं और जो 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 फौजी अफसर हैं, उनकी बीवियां निकल गई, उनके बच्चे निकल गए जो वोटिंग एज में है, वो पीटीआई के सपोर्ट में निकल गए। तो अब आसिम मुनीर ऐसे हालत में, जबकि ये सब बात मैं ये कह रहा हूं कि आर्मी के अंदर यूनिटी नहीं है। जनरल जियाउल हक के टाइम में या जनरल मुशर्रफ के टाइम में आर्मी जो है वो पीछे खड़ी थी जनरल की, जो उसने कहा आर्मी उसके साथ है। अभी जो है अगर जनरल आसिम मुनीर ये लेके आते हैं कि मुझे मतलब मार्शल लॉ लगाना है, तो हो सकता है कि आर्मी के अंदर ही बगावत हो जाए और उसमें सहमति नहीं है। ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं। इससे मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि जो दंगाइयों ने और बलवाइयों ने जो कुछ किया वो सही किया। उनके ऊपर बेशक वहां सीसी कैमरे टीवी लगे हुए हैं। जो लोग अंदर आए थे, एक ने जो है किसी खरगोश उठा लिया किसी के घर के बाहर, एक ने किसी ने मोर उठा लिया घर के अंदर से, ये सब हरकतें की हैं उनको बेशक आप ट्रायल कीजिए और उनको जो कुछ कीजिए। लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो ये कि जो आर्मी के अंदर है वो इस बात पे कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग जाए, इसके ऊपर आर्मी के अंदर सहमति नहीं है। हालांकि इनकी अभी कोर कमांडर की भी मीटिंग हुई थी वैसी रावलपिंडी में, जिसमें उन्होंने बहुत सख्ती से सारे जनरल लोग थे, उन्होंने यही कहा कि जो दंगाई थे, जो बलवाई थे, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और वो बात तो ठीक है, लेकिन मेरा ये कहना था कि मार्शल लॉ लगने वाला है तो मार्शल लॉ जो है वो नहीं लगेगा। ये मेरा जो है एक हफ्ते में जो है मेरी अपनी जो स्टडी है या जो भी मालूमात है वो ये है, क्योंकि आर्मी के अंदर जो है वो ऐसी चीज नहीं है अभी पाकिस्तान में कि वो किसी एक्सटर्नल थ्रेट से गुजर रहा है। इंटरनल थ्रेट है तो वो तो पॉलिटिकल पार्टी ही और कोर्ट उसको समझेगी। आर्मी जाकर करके कू कर दे और उसके बाद मार्शल लॉ डिक्टेटरशिप कर लगा दे, तो उसके लिए आर्मी के अंदर ही जो है वो डिसेंशन है। तो ये मैं आपको आर्मी के बारे में अच्छा एक बात जो आपने बलवाइयों के बारे में बताया कि वो आर्मी हेडक्वार्टर में घुस गए, वो इमरान खान अपनी तरफ से ये बात खुल के कह चुके हैं कि आप इन्वेस्टिगेट कीजिए और देखिए, यानी उनका कहना यह है कि हमारे लोग नहीं है जिन लोगों ने भी हमला किया है। तो वो क्या फौज ने खुद अपने लोग भेज दिए या शहबाज शरीफ की सरकार के सपोर्ट वाले लोग थे जो इनको बदनाम करने के लिए आए थे? भाई हमने भी तो अपने यहाँ भारत में देखा है कि मस्जिद के सामने टोपी ओढ़ करके आरएसएस के लोग ईंटें फेंकने लगते हैं। ये कई बार आ चुका है, ऐसा तो नहीं है वहां भी ऐसा कुछ हुआ हो? जी, ये तो बहुत इन्वेस्टिगेशन का मामला है। मैं यहाँ से क्या इसके ऊपर कमेंट कर सकूं? ये तो जब इन्वेस्टिगेशन जब होगा, तहकीकात होगी, तो जो मुलव्विस हैं उनको जो है कटहरे में लाया जाएगा। अब वो किसने किया, क्यों किया, क्योंकि वो सारी हालत तो वहां सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है जितने लोग अंदर गए थे। और ये भी मालूम ऐसा नहीं है कि लाखों की तादाद में आर्मी हेडक्वार्टर में चले गए थे। वो कुछ लोग होंगे, 100 लोग होंगे, 200 लोग होंगे, 300 लोग होंगे, उस तरह तो हो नहीं सकते। मेरा तो यही कहना है कि आर्मी हेडक्वार्टर में एक
मतलब ये कि परिंदा जहां पर नहीं मार सकता है, वहां किसने अलाउ कर दिया उनको गेट से? और गेट से और जो मेन हेडक्वार्टर होता है उसका करीब करीब कम से कम मीलों का फासला होता है, जहां से मेन गेट होता है आर्मी के हेडक्वार्टर का, और जो जो जहां मेन जो बिल्डिंग होती है, कंट्रोलमेंट होता है वहां पे। तो ये सारी जो खबरें शुरू में आ रही थी और जो बात आ रही थी, अब धीरे धीरे उसको लोग क्वेश्चन करने लगे हैं कि किसने अलाउ कर दिया। तो अगर कोर्ट मार्शल होगा तो उनका कोर्ट मार्शल होगा जो संतरी थे खड़े हुए बाहर, ना कि इमरान खान के सपोर्टर का। उनका तो होना ही चाहिए। और जो जनरल है जिनके घर के बाहर में उनका पैंट लेकर के उसको झंडा बना करके घुमा रहे थे वो, तो वहां जो संतरी खड़े थे उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। तो ये तो आप एक तरफा जो न्यूज चल रही है कि साहब वो दंगाई आ गए, क्या आ गए, अब वो शहबाज शरीफ के आदमी है, कौन किनके आदमी है, ये सब तो मतलब इन्वेस्टिगेशन ही बताएगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, शहबाज शरीफ क्या चाहते हैं अब ऐसी हालत में? शहबाज शरीफ के जहन में उन्होंने कोई फॉर्मूला रखा है क्या कि किस तरह से ये मामला ठंडा हो सकता है, या वो सिर्फ फौज के और पीटीआई के बीच में ही टकराव देख रहे हैं खामोशी से, उनके हाथ में कुछ नहीं है? देखिए, शहबाज शरीफ जो है वो स्टॉप गैप पॉलिटिकल मतलब लीडरशिप पे आए हैं। वो पूरा दुनिया भी जानता है, पाकिस्तान भी जानता है कि उनको कोई पॉलिटिकल मैंडेट नहीं है मतलब पाकिस्तान पे हुक्मरानी करने का। और वो जोड़ तोड़ की सरकार, अमेरिका की सरकार और ये जो भी जिसकी सरकार है वहां के आ गए। अब उनका मंशा ये है कि मैं जितनी देर तक चला सकता हूं उतनी देर तक चलाऊंगा, जितनी देर तक मैं इलेक्शन को टाल सकता हूं किसी भी तरह से वो मैं टालूंगा। और उनका जो मेन जो मकसद है वो ये है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दे ताकि वो इलेक्शन में लड़ ना सके। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट की अपनी जो पावर है उसको हम इस्तेमाल करें, उनके सपोर्टर्स को, उनके जो खास लीडरान हैं उनको इतना तंग करें कि वो पॉलिटिक्स से छोड़ करके बाहर चले जाए। तो ये तो शहबाज शरीफ का बिल्कुल क्लियर कट मंशा है। और वो तैयार कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को लेके आए लंदन से और अगला इलेक्शन उन्हीं को लड़ाएं और फिर जीत जाए। फिर नवाज शरीफ की सरकार जैसे चल रही थी, खाने पीना जैसे चल रहा था वैसे चलेगा। अब यहाँ पे जो है ये शहबाज शरीफ का मंशा है, ये बिल्कुल क्लियर है। और मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि शहबाज शरीफ को यह समझ में आ रहा है कि इमरान खान हमसे संभलने वाले नहीं है, हमारे पास इतना बूता नहीं कि मैं इमरान खान को संभाल लूं। तो उन्होंने आर्मी को आगे शील्ड बना करके या ढाल बना करके आगे कर दिया है कि अब लो इमरान खान तुम आर्मी से लड़ते रहो तुम। तो ये अच्छा, इमरान खान की पार्टी छोड़ करके जाने वाले कुछ लोगों ने, एक साहब ने मुझे अभी इस वक्त नाम याद नहीं आ रहा, उनके साथी बहुत नजदीकी एक लीडर थे, उन्होंने कहा कि जब वो जेल से वापस आए 2 दिन बाद ही जूम पर मीटिंग हुई पार्टी के सीनियर लीडर्स की, और इमरान खान अब में जोश में कोई कमी नहीं थी, और इमरान खान बार बार कह रहे थे कि कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, किसी से नहीं दबना, मजबूती से लड़ना है। यानी उनका कहना यह था कि इमरान खान खुद अपने लोगों को भड़का रहे हैं सरकार के खिलाफ। जाहिर है वो अब पार्टी छोड़ करके अगर जाएंगे वो इस किस्म की बात करेंगे, लेकिन इमरान खान में आखिर कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से वो कोई कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में नहीं आ रहे? क्या कुछ है? जी देखिए, मैं कल वही चैट का हवाला दे रहा था, तो उसमें मैंने यही सवाल जो आप हमसे कर रहे हैं इसी को हमने सामने रखा। और उसमें किसी पाकिस्तानी ने यही मतलब न्यूट्रल पाकिस्तानी पत्रकार है वो, तो मतलब उनका कोई लेना देना नहीं है कि मैं इसका सपोर्टर हूं इसका हमायती हूं, तो उसने एक न्यूट्रल पोजीशन से यही कहा कि ये ऐठा पठान है, टूट जाएगा झुकेगा नहीं, अपने दिल की सुनता है किसी की नहीं मानता है, अपने दिल की सुनता है किसी की नहीं मानता है। तो इसके दिमाग में तो कोई और हर चीज को जो है अब मैं उसी तरह ले जा रहा हूं आपको कि इमरान खान को मैंने पहले से ही कहा है कि ये बहुत इमेच्योर पॉलिटिशियन है, ये मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूं, अभी भी मैं ये कह रहा हूं कि ये जो सियासत है, ये जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, ये क्रिकेट मैच नहीं है कि एक हारेगा एक जीतेगा। इसमें तो जो हारने वाला है वो भी खेलता रहेगा, जो जीतने वाला है वो भी खेलता रहेगा। ये खेल जो है 2020 नहीं है, ये तो कंटिन्यूअस है। आप आज पावर में आ जाएंगे तो भी मैं खेलूंगा ताकि मैं आपको बाहर निकालूं, जब आप बाहर निकल जाएंगे तो भी आप खेलेंगे कि आप हमें बाहर निकालें। ये तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है। इस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के कुछ फंडामेंटल रूल्स होते हैं जिसमें आपको उसी रूल ऑफ गेम्स के साथ खेलना है। और इस तरह की कि मैं आपको हरा दूंगा, मैं आपसे जीत जाऊंगा या मैं आपसे हार जाऊंगा,
ये चीजें नहीं चलती हैं। अब जो इमरान खान का जो 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 किस्सा है वो 3 डायरेक्शन में, मैंने पहले भी कहा था, फिर से रिपीट कर रहा हूं। एक तो उनको जो जारहाना रुख है कि नहीं मैं तो ये मैच जीतूंगा ही जीतूंगा, और वो मैच जीतने का जो आपने कहा कि उनके पास क्या क्या बैकग्राउंड है, तो एक बैकग्राउंड तो उनका कोर्ट है, जो मैंने आपको पहले बताया कि कोर्ट उनको मतलब कुछ हद तक जो है वो राहत दे रही है। वो कोर्ट बिकी हुई नहीं है जैसे हमारे यहाँ भारत में है। मैं आगे कोर्ट के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, बहुत सारे जजमेंट आए हैं जिसमें लोगों को जो है भारत के शक होता है कि क्या बात है, लेकिन पाकिस्तान में जो जजमेंट है वो हमेशा एंटी गवर्नमेंट ही जजमेंट हुई है। गवर्नमेंट के साथ में जो है कोर्ट कभी नहीं गई है, जो भी गवर्नमेंट चाहती है उस के खिलाफ ही जजमेंट हुई है, मतलब पाकिस्तानी कोर्ट की। तो कोर्ट जो है वो इमरान खान के साथ है। दूसरा जो है वो सपोर्टर्स उसके साथ हैं। तो इमरान खान इसी बेसिस पे, इन्हीं दोनों के बेसिस पे वो अपनी जंग को जारी रखे हुए हैं। अब यहाँ पे जो है, जो अभी एक खबर मीडिया में आई थी कि इमरान खान को जो है आर्मी ने अल्टीमेटम दे दिया है कि वही जो सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने दिया था कि या तो आप छोड़ के वतन चले जाइए और नहीं तो यहाँ रहेंगे तो आपको की जो हाल होगी वो हम करेंगे आपका हाल। तो वो तो कहानी आपको मालूम है इराक वॉर में क्या हुआ सद्दाम हुसैन का। तो यही नोटिस जो है कुछ मीडिया में खबर आई थी कि आसिम मुनीर ने भी यही अल्टीमेटम दिया था कि आप जो है अगर जाना है, और लंदन का भी नाम लिया था कि आप लंदन ही जा सकते हैं। मतलब ये कि किसी विदेश मुल्क में जाकर के आप आराम करें और यहाँ सियासत वगैरह नहीं करें, और अगर करेंगे यहाँ पे तो हम आपको आर्मी कोर्ट से में ट्रायल करेंगे और उसमें आपको जो भी सजा होगी देंगे। तो हमारा यहाँ पे ये कहना है कि इमरान खान का जो स्टाइल है और मौकिफ है, तो वो सद्दाम हुसैन के तरह के आदमी है। वो पाकिस्तान तो छोड़ेंगे नहीं। तो वो तो बिल्कुल जैसे सद्दाम हुसैन जो ने इराक नहीं छोड़ा, वैसे पाकिस्तान को ये नहीं छोड़ेंगे। अब जो बात आ रही है वो ये है कि वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्रिकेट मैच नहीं खेल रहे हैं। तो उनको ये समझना चाहिए कि कहाँ झुकना है, कहाँ उठना है। वो एक तरह से मतलब पहाड़ में धक्के मार रहे हैं, तो किसका क्या होगा। तो ये जो चीजें हैं, इसके लिए काफी लोग भी उनको, इमरान खान को कह रहे हैं कि आपको जो है अपना जो जाराना मतलब जो आपका एटीट्यूड है इसको बंद करें और मौके पर उसको बंद करें। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और है कि दो चीजें जो हैं वो बहुत आम है पाकिस्तान में इमरान खान के ऊपर। एक तो कोर्ट केसेस हैं, जो कोर्ट केसेस उसमें दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक टेररिज्म का केस है, तो टेररिज्म का केस तो सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान क्या टेररिज्म करेंगे, तो वो तो झूठे केस है। लेकिन जिस केस पे बात फंसती है वो है करप्शन के केसेस, क्योंकि इमरान खान का जो पॉलिटिकल मतलब आधार है या मौकिफ है वो अपोजिट पार्टी को उनके करप्शन से पे में इन्वॉल्व करके उनको निकालना चाहता है कि ये जो है सब चोर हैं, सब लुच्चे हैं, 30 साल से जो है ये लूट रहे हैं। अब इमरान खान खुद उसी में आ गए। अब एक चीज इसमें और मैं बता दूं हमारे सामाईन को कि बुशरा बेगम को भी अभी बेल मिल गया है करप्शन केस में, और ये केस जो है पाकिस्तान में बहुत सेंट्रल मतलब इसमें है। और उसमें एलिगेशन ये है कि बुशरा बेगम जो है, जो इमरान खान में की बीवी है, उनकी वाइफ है, वो करप्शन में मतलब मुबल्लिस है। तो अब मैं ये कहना चाहता हूं करप्शन उन पे क्या है। करप्शन के ऊपर यह है कि आसिम मुनीर जब वो ISI के चीफ थे तो उस टाइम उनको खबर आई आसिम मुनीर को कि बुशरा बेगम ने डिमांड किया है हीरे का जड़ाव सेट हमें चाहिए, और उसके एवज में तबादले और पोस्टिंग के लिए वो बीच में बिचौली का काम करती थी, और वो इमरान खान को कहती थी कि इसको यहां से आप तबादला कर दो, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उसको वहां वो कर दो। और आसिम मुनीर ने ये बात जो है इमरान खान को कही कि करप्शन तो आपके घर से हो रहा है। तो इमरान खान जो है खफा हो गए, उन्होंने कमर बाजवा को बुलाया, कहा संडे का दिन था, और संडे के दिन उनको डिसमिस कर दिया। और वही खुंदक जो है वो आज भी चल रही है इमरान खान और कमर बाजवा के बीच में। लेकिन यहाँ पे जो एक बात मैं मतलब अपने सामाईन को समझाना चाहता हूँ कि बुशरा बेगम को अगर आप लेके आए आप अगर सामने, तो वो एक पर्दानशी औरत है, वो एक तहज्जुदगुजार औरत है, वो पीरनी है, वो मतलब उन्होंने जिनों को कब्जा किया हुआ है, वो जानेमाज के अलावा उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। वो कोई कनॉट प्लेस में जाकर के या अनारकली बाजार जो लाहौर का है वहां हीरे का जड़ाव सेट पहन करके वो नहीं घूमेंगी। वो
तो उन्हें हीरे के सेट का जरूरत क्या है? वो क्या करेंगे उसको, ये बताइए आप। वो हीरे का जड़ाऊ सेट जो है, जिसके ऊपर पूरा पूरा करप्शन केस लगा हुआ है, उनके लिए अब वही बात हो गई कि एक जो है मौलाना जो है जो पढ़ रहा है उसके हाथ में बंदूक दे दीजिए। तो वो उसके क्या मतलब होता है? या एक जो गंजा आदमी है उसको कहिए कि आप शेविंग सेट दे दीजिए उसको, तो उसके लिए तो कोई मतलब ही नहीं होता है उसको। भाई हीरे का जो जड़ाऊ सेट है उसी के लिए मतलब होता है कि कोई फैशनेबल औरत हो, कोई ऐसी सोसाइटी हो। तो ये सब जो किस्से हैं, जो करप्शन के केसेस हैं, ये सब मनगढ़ंत केसेस हैं। मुझे तो यही समझ में आ रहा। अब वहां पे कितनी हद तक सदाकत है, ये तो वहां के जो लोग हैं वही जानेंगे। तो ये भी बात मैं आपको बता दूं, लेकिन इससे इमरान खान को फायदा होगा करप्शन केसेस से, जितने भी करप्शन केसेस हैं, क्योंकि उसी पर तो पूरा उनकी लड़ाई है। वो करप्शन ही तो खत्म करना चाहते हैं पाकिस्तान में, और खुद ही करप्शन में मुबलिस हो जाएंगे तो कैसे निकलेंगे? जी जी जी। अच्छा, पाकिस्तान के साथ साथ हम अफगानिस्तान का कुछ समझना चाहते हैं। पिछले दिनों कोई एक रिपोर्ट आई है, क्या है मीडिया का क्या हाल है वहां का? क्योंकि बहुत कम खबरें आती हैं कि तालिबान के अफगानिस्तान में, तालिबान की सरकार के तहत अफगानिस्तान में क्या कुछ हो रहा है। क्या है आपके पास खबर? जी, उसमें यह है कि देखिए, इसको आप साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में आप इसको देखें, आप अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तो देख ही रहे हैं कि जो भी गवर्नमेंट पावर में है वो नहीं चाहती है कि कोई भी मीडिया जो है जो उसके खिलाफ लिखती है वो फ्लरिश करे। अभी बांग्लादेश में आपने देखा, शेख हसीना वाजिद ने एक बहुत ही पॉपुलर बंगाली प्रिंट मीडिया था जो एंटी गवर्नमेंट था, उसको उन्होंने बंद कर दिया, और उसके पीछे जो कुछ हुआ। तो वो सारे जो गवर्नमेंट है साउथ एशिया के, वो यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट के फेवर में लिखें, गवर्नमेंट के स्कीम के बारे में लिखें, उसकी बड़ाई में लिखें। अब अफगानिस्तान जो ऐसा मुल्क है, यहाँ पे आपको मालूम है कि बहुत सारे मुल्क की वहां पे मतलब रिप्रेजेंटेशन है, मतलब पीपल के अंदर में भी, मीडिया के अंदर में भी। ईरान वहां पे है, उधर ताजिकिस्तान है, उधर उज्बेकिस्तान है, उधर मतलब ये सारे जो कंट्री है, इंडिया भी वहां पे है, पाकिस्तान भी वहां पर है। तो तरह तरह के मीडिया जो है वहां, वो सब एक ही जबान में लिखते हैं, वो चल रहे हैं। तो तालिबान गवर्नमेंट ने ये किया है कि कोई 100 से ज्यादा कोई मीडिया को जो है उन्होंने हटा दिया है, जो उनको ये लगा कि ये हमारे एंटी लिख रहे हैं या ये कर रहे हैं, तो उनको उन्होंने बैन कर दिया है। तो वो उनकी गवर्नमेंट है, उन्हें जो करना है करे। लेकिन एज ए जर्नलिस्ट मैं ये कहूंगा कि भाई, अगर वो लिख रहे हैं तो मतलब वो अपना काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट क्या उनके लिखने से क्या गवर्नमेंट हट जाएगी क्या, या उनके गवर्नमेंट से लिखने से क्या गवर्नमेंट गिर जाएगी क्या? तो लेकिन बात खबर जो है वो यही है कि तालिबान ने जो है इसको, जैसे हमारे यहाँ भी जो है बहुत सारे मीडिया पे जो है वो लग गया था, आपने देखा होगा वायर वगैरह में, और कौन से अखबार में जो भी जो है वो पाबंदी लगी थी कि, और उनके ऊपर नोटिस गई थी, और ये हुआ था। तो ये तो पूरे साउथ एशिया में चलता रहता है। तो ये जो खबर यही है कि अफगानिस्तान की जो सरकार है तालिबान की, उन्होंने 100 या 150 मीडिया को जो है वो बंद कर दिया है, यही खबर। अच्छा, म्यांमार में क्या कुछ है? क्योंकि आपसे साउथ एशिया के सभी मुल्कों की, अक्सर मुल्कों की इंफॉर्मेशन हम चाहते हैं इस प्रोग्राम में। म्यांमार में क्या कुछ है? अभी पिछले दिनों वहां अभी इंडोनेशिया में ईरान के प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने कई मुल्कों का नाम लिया, उसमें म्यांमार का भी लिया। म्यांमार में फौजी हुकूमत है, वहां अब इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, क्या कुछ सूरत हाल है वहां के, क्या हालचाल है? जी, वहां जो मेन खबर है वो ये है कि उनकी जो नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी की जो लीडर है, और जो मसीहा कहा जाता है आंग सान सू की को, जो कि म्यांमार की जो है वो डॉटर ऑफ द ईस्ट और डेमोक्रेसी की अलंबरदार, उनको जो है वो 33 साल की सजा हो गई है। वो 1920 के 2020 के इलेक्शन को आर्मी ने जो है रद्द कर दिया, उसको रिग कहला दिया, और उनको कहा कि ये रिग्ड इलेक्शन है, हम इसको नहीं मानते हैं। और उसी की वजह से 2021 में कू हो गया, और फिर उसको उन्होंने ट्रायल किया था आंग सान सू की को, और 33 साल की सजा हो गई उसको। तो वो अभी वहां के जो कैपिटल है वहां पे वो किसी गेस्ट हाउस में जो है वो बंद है, जेल में। तो 77 ईयर्स की है वो जो आंग सान सू की है। वो यहाँ दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज की पढ़ी हुई है,
उसके बाद आगे डिग्री उन्होंने ऑक्सफोर्ड से ली है, तो हिंदुस्तान से उनका अलग एक नाता है। और जो ये है, तो अभी जो खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो प्रिजन सेंटेंस है और उनका इलेक्टोरल, उसको सुनने के लिए जो है उन्होंने उनका जो अर्जी थी उसको उन्होंने स्वीकार कर दिया है। अभी डेट नहीं फिक्स हुआ है और अब वो सुप्रीम कोर्ट उसको सुनेगी और सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला लेगी। अब सुप्रीम कोर्ट कब सुनेगी, कब फैसला होगा, क्या फैसला होगा, ये सब तो वक्त ही बताएगा। अभी जो म्यांमार में जो है वो दो चीजें चल रही हैं बहुत ही मतलब वाज़ेह तौर पर। म्यांमार में की जो मिलिट्री सरकार है वो दो चीजों पे लगी हुई है। एक तो जो उनके रिबेल ग्रुप्स हैं, वो एक दो नहीं है, वो करीब करीब 8-10 लोग हैं, जिसमें रोहिंग्यास भी एक है, और कैचिन है, चिन है, शान है, ये सब जो है वो उसी तरह से हैं जैसे खालिस्तानी थे हमारे यहाँ एक जमाने में। मतलब जो खालिस्तान का मूवमेंट चल रहा था यहाँ पे, हम और आप उसको देख चुके हैं, उसी तरह का वहां मूवमेंट चल रहा है। और ये सब जो है सेसेशनिस्ट फोर्सेस हैं, जिनको म्यांमार मिलिट्री कहती है कि ये तो मतलब हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं, तो उनसे वो लड़ रही है। तो एक तो म्यांमार की जंग जो है उनके जो सेसेशनिस्ट फोर्सेस है, वो चिन है जो हमारे मणिपुर के साथ लगे हुए हैं, वो मिजोरम के साथ लगे हुए हैं। और दूसरा जो है, जो वहां की पब्लिक है, वो प्रो डेमोक्रेसी लाने के लिए वो स्ट्रीट फाइट कर रही है आर्मी के साथ। तो आर्मी की अभी जो सूरत हाल है म्यांमार में, कि जो वहां की जो आर्मी रूल है वो बहुत शांत नहीं है। वहां भी एक बहुत बड़ा भूचाल आया हुआ है, जैसे पाकिस्तान में मतलब जो भी किस्म का ये है, वहां भी बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी है और आर्मी जो है उसको सप्रेस कर रही है। जो पब्लिक है जो डेमोक्रेसी के लिए चाहती है कि इलेक्शन हो। अब आर्मी ने जो है वहां इलेक्शन अनाउंस किया था और कहा कि इलेक्शन होने वाला है, सारे इलेक्टोरल पार्टी को बहुत सारे मतलब दिए थे लिख करके नोटिस की इन सब चीजों में, और ज्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टी है जो आर्मी के अपोजिशन है उन सबको डिस्क्वालीफाई कर दिया। वो सारे पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आर्मी ने डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वहां पे जो इलेक्शन जब भी होगा वो सब आर्मी के ही हिमायती है, और इसमें जो सबसे बड़ी पार्टी है जो कि नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी है उसको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया और उसके लीडर को जेल में बंद किया हुआ है। तो ये सूरत हाल जो है वो म्यांमार की है। इसमें जो है आर्मी ने अपनी दुनिया में मतलब छवि बनाने के लिए ये ऐलान किया हुआ है कि हम तो इलेक्शन करा रहे हैं, हम तो डेमोक्रेसी के हैं, लेकिन हम देश को टूटने नहीं देंगे, हम जो है वो, लेकिन डेमोक्रेसी को हम लाएंगे। तो ये जो डेमोक्रेसी वाली है जनवरी 2023 से चल रही है। मार्च में उनका इलेक्शन होने वाला था, अब वो टल करके अगस्त अक्टूबर में आ गया, लेकिन कंट्री में स्टेबिलिटी ही नहीं है। एक तरफ तो जनता रोड पे आई हुई है कि डेमोक्रेसी लेके आओ, एक तरफ जो उनके जो सेशनिस्ट प्रोविंसेस हैं वो लड़ रहे हैं। तो बहरहाल वहां भी बड़ी इंस्टेबिलिटी है। लोग म्यांमार को कम मतलब देखते हैं, इसलिए कि इंडिया मीडिया में म्यांमार का कोई मतलब ही नहीं है। जब तक कि इंडिया कोई मतलब का कोई इंटरेस्ट नहीं हो तब तक मीडिया जो है म्यांमार को कवर नहीं करती है। नहीं, इंडिया का तो मीडिया विदेशों में कहीं भी नजर नहीं आता है। अमेरिका और लंदन और दुबई 1-2-3 जगह से छोड़ करके भारत का मीडिया विदेशों में कहीं नजर नहीं आता। और इससे बड़ा नुकसान देश का ये होता है कि अगर भारत के पत्रकार अपनी आंखों से नहीं देखते चीजों को, तो फिर वो वेस्टर्न मीडिया जिस तरह से पेश करता हम भी उसी को हम सही खबरें समझते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद अली मुश्तबा साहब, आपने हमें वक्त दिया, हर फ्राइडे को हमें समय दे देते हैं। जी आपको कुछ कहना है? जी बताइए। जी अगर 1-2 मिनट का टाइम है, वो ये कश्मीर के हवाले से, G20 के हवाले से ये खबर आपने बताई थी, तो उसको मैं थोड़ा सा 1-2 लाइन में और कर दूं। तो अभी वेस्टर्न मीडिया जो है वो एक NCJ है, न्यूयॉर्क बेस्ड वो प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट करके है, NPJ नेशनल प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट। तो वो सारे मतलब दुनिया के मतलब पत्रकारों पर वो जो है वो नजर रखती है और हर कंट्री की। तो उनका एक स्टेटमेंट आया है कि वो सप्रेशन ऑफ मीडिया इन जम्मू एंड कश्मीर, मतलब ये G20 के हवाले से। और उन्होंने 4 लोगों को जो है इंडियन गवर्नमेंट ने, जो 4 पत्रकार हैं उनके नाम दिए हैं, मैं नाम भूल रहा हूं, उनको जो है जेल में बंद किया हुआ है। और वो जेल में वो कोई भी कश्मीर में नहीं है, वो सब लोग मतलब ये कि कश्मीर के बाहर किसी जेल में है, उनके कोई रिश्तेदार नहीं जा सकते, उनसे कोई मिल नहीं सकता। उनके रिलीज के लिए उन्होंने जो है उस ट्वीट किया है और उन्होंने यही कहा कि ये G20 जो हो रहा है वो बिना मीडिया के हो रहा है। मतलब कोई भी मीडिया का जो ना इंटरनेशनल मीडिया, हालांकि इंटरनेशनल लोग आए हैं
G20 हाँ, की जो टूरिज्म समिट, G20 की जो जी टूरिज्म समिट चल रही है या जो कॉन्क्लेव चल रहा है, वो इंटरनेशनल डेलीगेट्स आए हैं और इंटरनेशनल मीडिया ही नहीं है वहाँ, और ना ही नेशनल मीडिया है, ना ही लोकल मीडिया है। तो इसकी अच्छा, भारत सरकार की तो ये कोशिश थी और ये बताया जाता था कि दुनिया को ये बताने के लिए कि सब कुछ ठीक है, खैरियत है कश्मीर में। अगर मीडिया ही नहीं जाएगा तो फिर वो मैसेज भी कैसे जा पाएगा? ये तो एक तरह से काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा अगर मीडिया में ये लिखा जाने लगा कि हमें तो वहां जाने ही नहीं दिया। आपको क्या लगता है, ये भारत की तरफ से ये कमी रही है? एनपीजे जो है, नेशनल प्रोटेक्टर जर्नलिस्ट जो है, यही बात लेके आए हैं कि क्या क्या इंटरनेशनल समिट आप करा रहे हैं, क्या आप इंटरनेशनल मतलब एक मीट करा रहे हैं जहां के इंटरनेशनल मीडिया को ही नहीं जाने दिया आपने, नेशनल मीडिया भी नहीं है और लोकल मीडिया भी नहीं है। वहां श्रीनगर प्रेस क्लब में जो है ताला लगा हुआ है 2019 से, कोई वो बंद है, जैसे वहां का लेजिस्लेचर में ताला लगा हुआ है, वहां का जो 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 असेंबली है वहां ताला लगा हुआ है, उसी तरह से प्रेस क्लब में ताला लगा। अरे साहब, हम कई बार बात करते हैं, जिस तरह से आपसे बात करते हैं, हम आप चेन्नई में हैं, श्रीनगर से कुछ पत्रकारों से बात करते हैं तो वो बात करते हुए जरा झिझकते हैं, बात चीजें ठीक से नहीं बता पाते, ये महसूस होता है उनकी बातचीत से। लेकिन बहरहाल देखिए, कोई भी हकीकत छुपाई नहीं जा सकती, आज नहीं तो कल वो सामने आती है। और अगर भारत सरकार कश्मीर के हालात को छुपाती है तो फिर वहां पर ये सब मीटिंग करने की जरूरत क्यों थी? ये एक बड़ा सवाल है जो किया जा सकता है। और अगर ये सवाल मीडिया के लोग करें तो मैं समझता हूं कि वो जायज है कि अगर आप ये भी बताना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक है तो मीडिया को तो वहां जाने देंगे, तभी तो बाहर वो खबरें आएंगी। ऐसे किस तरह से चलेगा? बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली मुश्तबा साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।